अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट विजिट हुआ है और वो विजिट हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का। और वो आज एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान गए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट विजिट है। ख़ास तौर पे अगर उसका बैकड्रॉप आप देखें कि उधर से यूएस विड्रॉल चल रही है, उधर से पीस प्रोसेस चल रहा है, उधर से अफगानिस्तान में जो तालिबान का एक सिलसिला है वो काबुल हाईवे तक पहुंचे हुए हैं। अजीब सी एक अनसर्टेनिटी भी नजर आ रही है, साथ साथ मुख्तलिफ चीजें भी हो रही हैं लेकिन साथ साथ अनसर्टेनिटी भी नजर आ रही है। ट्रंप के जाने के बाद क्या होगा ये भी एक क्वेश्चन है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं और खास तौर पे जो अभी आपने पिछले हफ्ते देखा कि पाकिस्तान ने एक डोसियर इंडिया के हवाले से जारी किया था जिसमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब और DGISPR ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो डोसियर दिया था जिसमें अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसको इस्तेमाल होने के बारे में मुख्तलिफ सबूत अता किए थे उन्होंने जनाब। और ये जो सारी चीजें हैं इनका जरा आज हम तजिया करना चाहते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दौरे की और इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम्बेसडर अयाज वजीर साहब। उनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एम्बेसडर साहब, आज का दौरा जो है वो काफी उसको मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको पिक कर रहा है, खास तौर पे जिस तरीके से उनका वहाँ पे प्रोटोकॉल हुआ है, उनका इस्तकबाल हुआ है इमरान खान साहब का, उस हवाले से भी और वैसे भी उसकी इम्पोर्टेंस जो है खास तौर पे यूएस विड्रॉल के हवाले से। तो जो कर्टेन रेजर मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री ने भेजा उसमें तो उन्होंने ये लिखा हुआ था जी कि एक बड़ा ही वन ऑन वन टैट टैट विद प्रेसिडेंट अशरफ गनी होगा, डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी, जॉइंट प्रेस टेकआउट होगा, ये सारा कुछ होगा। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बताएं कि इसके अलावा ये तो सारी चीजें जो थी वो नजर आने वाली थी, इसके पीछे क्या हुआ होगा? देखिए, इसके पीछे तो हम गेस कर सकते हैं, उसमें शामिल तो नहीं थे। तो जाहिर बात है ये इमरान खान साहब की पहली विजिट थी काबुल की। जी और ऐसे मौके पे कि दुनिया की अटेंशन थोड़ी सी अफगानिस्तान की तरफ दोबारा मरकूज हो गई है। उनके ये इंट्रा अफगान डायलॉग की वजह से अमेरिका के साथ उन्होंने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं दोहा में, लेकिन उसमें पेशरफ्त नहीं हो रही। तो उसकी वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंस और भी बनती थी इमरान खान की कि शायद उस सिलसिले में कोई बातचीत या पेशरफ्त हो जाए। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो एक तो यही अफगान पीस प्रोसेस वाली बात थी। दूसरी पाकिस्तान अफगानिस्तान की बायलेटरल जो ताल्लुकात है वो थे। और तीसरी अहम बात जो आपने भी कहा कि यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी और DGISPR ने इस विजिट से 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो उस पे तो मेरा ख्याल है सीरियसली बात भी हो गई है। सब चीज़ों सब सब इन टॉपिक्स पे बात हो गई है, लेकिन ये जो सिक्योरिटी वाला मसला है उस पे मेरा ख्याल है दोनों ने एक कमेटी भी बनाने की मंजूरी दे दी कि वो आइंदा ऐसी बात हो तो ये कमेटी प्रेस रिलीज इशू करेगी और उस मसले को एक दूसरे के साथ उठाएगी और उसका हल निकालेगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अच्छी बात थी। और अफगान ताल्लुकात की इम्पोर्टेंस तो उन्होंने दोनों लीडरों ने कहा, अशरफ गनी साहब ने भी और इमरान खान साहब ने भी, उसकी अपनी जगह अहमियत है। और अफगान पीस प्रोसेस के बारे में भी आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। इमरान खान ने बहुत ही खुल के कहा कि हम अफगानिस्तान या अशरफ गनी को एड्रेस करके कहा कि आपके तवक्कुआत से भी हम उसमें ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वायलेंस रिड्यूस हो जाए अफगानिस्तान में, और जो कुछ हमसे हो सका वो इस सिलसिले में करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से एक बड़ी बड़ी अच्छी पेशरफ्त थी। अफगानियों की थोड़ी सी तसल्ली तो ज़बानी तो हो गई इमरान खान के कहने पे,
अब वो आगे हम देखेंगे कि इमरान खान उसमें कितना कामयाब होता है, उसको डिलीवर भी कर सकेगा या कि सिर्फ वादा कर लिया और कल फिर हम और अफगानिस्तान एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आपने पीस प्रोसेस की बात की है एम्बेसडर साहब, उसमें जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्या रहा है, किस हद तक आगे प्रोग्रेस चल रही है, किस हद तक मुज़ाकरात चल रहे हैं, और किस हद तक अशरफ गनी साहब जो हैं वो ये मानने को तैयार हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ उनके लिए बेहतर होगा बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए बेहतर होगा। देखिए, आपको मालूम है कि अमेरिका के साथ उन्होंने 29 फरवरी को एग्रीमेंट कर लिया, वो किस्सा जी तो हल हो गया। अब उसके बाद दूसरा मरहला 10 दिन बाद यानी कि 10 मार्च को इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू होना था, लेकिन वो कैदियों के सिलसिले में अशरफ गनी साहब की हुकूमत उसको डिले करती रही। अल्लाह अल्लाह ठीक। करते करते ये सितंबर तक बात आ गई। तो सितंबर में इंट्रा अफगान डायलॉग के लिए दोनों बैठ गए, तालिबान भी और अशरफ गनी की हुकूमत भी, दोहा में कतर के अंदर। तो अभी तक तो वो एजेंडे पे फिलहाल राजी नहीं है। एजेंडे के तकरीबन जहाँ तक मुझे मालूम है सारे पॉइंट जो थे उन पे तो एग्रीमेंट हो गई, सिवाय एक जगह पे कहीं उनकी गाड़ी पंसी हुई है और वो मेरा ख्याल है जो मैंने देखा था, अनलेस वो उसको भी अबूर कर चुके हो, कुछ और ना आया हो, वो ये थी कि तालिबान चाहते थे कि अमेरिका के साथ जो उनकी कि इसको बेस बनाया जाएगा और उससे आगे हम चलेंगे। और ठीक। अशरफ गनी साहब की हुकूमत या काबुल हुकूमत ने कहा कि भाई वो तो तुम्हारा और अमेरिका का आपस में एक एग्रीमेंट था, हाँ। उसको हम बेस नहीं बना सकते, हम सिरे से नई बात शुरू करेंगे। तो इसमें बड़ा फर्क आ गया दोनों के दरमियान। इन शॉर्ट उनका अभी तक एजेंडा पे क्लियरेंस नहीं है कि वो फॉर्मल टॉक्स के अंदर चले जाएं। लेकिन एक बात इसमें हमें याद रखनी चाहिए कि अफगान कज़िये का पुरअमन तस्फिया, उसमें दो चीज़ें थी, एक तो तालिबान और अमेरिका की बात और एक तालिबान और अफगान हुकूमत की बात। तो ठीक। वो पहला जो मरहला था वो बहुत ही आसान था, हम्म। लेकिन उसमें भी हमने देख लिया कि साल से ऊपर उस पर टाइम लगा और फिर तालिबान और अमेरिका का एग्रीमेंट हो गया। तो अब तो वो बहुत मुश्किल मरहले में दाखिल हुए हैं। हम्म। ये मरहला इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है और दुनिया ज़रा बेचैन है, ज़रा उनके पास शायद वक्त की कमी है। वो चाहते हैं कि बस फौरन ये हल हो जाए और अफगान मसला अमन की तरफ आ जाए। मैं समझता हूँ इस पे वक्त लगेगा, ये बड़ा हम्म। सब्र आजमा काम है, ठीक बात। क्योंकि सिरे से दोबारा अफगानिस्तान के लिए नई एक हुकूमत बनानी है। अब हम्म। वो हुकूमत कैसे बनाएंगे, किसका कितना हिस्सा होगा, कैसे चलाएंगे, इस पे बड़ा वक्त लगेगा मेरा ख्याल है। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये जो मुझे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजिट है उसकी टाइमिंग के हवाले से मैं चाहता हूँ कि जरा थोड़ा सा हमें बताएं कि एक तरफ हमने वो डोसियर की बात की, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि डोसियर भी आया, पिछले इसी हफ्ते आया, तो उधर से फौरन उसके आपको पता है रजाक दाऊद साहब भी अफगानिस्तान से होके आए, और फिर फौरन उसके बाद पहले अब 2.5 साल तकरीबन हो गए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को, वो नहीं गए, लेकिन इसके फौरन बाद वहां पे जाना और वहां पे अशरफ गनी साहब के साथ मुलाकात करना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने एक वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि इनफ इज इनफ। अब अगर आपकी वहां पे लैंड जो है, आपकी सरजमीन इस्तेमाल होगी पाकिस्तान के खिलाफ, 66 वहां पे ऑलरेडी स्टेशन बने हुए हैं, तो इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है वहां पे, तो फिर पाकिस्तान का जो वो एक जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो जाएगा, और फिर वो पाकिस्तान जायज तौर पर अपना एक्शन लेने के लिए एक अपने आप को वो जस्टिफाइड कह सके। देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त बहुत ही नाजुक सा, मैं कहूँगा, अगर ये लफ्ज़ मैं इसके लिए इस्तेमाल कर सकूँ, दुनिया में बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है। ठीक। उधर अमेरिका के अंदर भी
तब्दीली आ गई है, बाइडन साहब टेक ओवर करेंगे हम्म, और इस रीजन में भी चेंजेस आ रही है। तो बाइडन के आने के बाद मैं समझता हूँ कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात पे भी असर पड़ेगा। अगर वो न्यूक्लियर डील फिर दोबारा किसी तरह या वही पुराना या उसमें अमेंडेड फॉर्म में आ जाए तो हम्म, उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। फिर सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक। और इजराइल और इस मुस्लिम दुनिया के ताल्लुकात जो ट्रम्प साहब चाहते थे कि तेजी से उसकी रिकग्निशन करवाए इन इलाकों में, उसमें भी मेरा ख्याल है तेजी अब थोड़ी सी ठहर जाएगी। आई मीन बड़ी ठीक। तेजी से चेंजेस है। उसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस बड़ी तेजी से, आई मीन शिद्दत से वो वायलेंस बढ़ रहा है। हाँ। तो मैं समझता हूँ इस पस मंजर में अगर देखा जाए तो इमरान साहब ने सही टाइम चूज किया है हम्म, कि एक तो हमारे आपस में एक दूसरे के ऊपर शकूक शुबहात दहशतगर्दी के सिलसिले में, तो मिसट्रस्ट उसमें हुआ। भी हमारे आईएसआई के चीफ उनके साथ गए थे और वहाँ पे हमने तस्वीरों में देखा कि वो बेटे हैं उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी है जी हाँ। और अफगान भी सिक्योरिटी के लोग हैं, बेटे हैं, बात कर रहे हैं। तो जाहिर बात है हमने भी अपने कंसर्न खुल के बता दिए कि भाई आपके यहाँ लोग बेटे हैं, आपकी सरजमीन किस तरह इस्तेमाल करते हो, वजाहत से हाँ। बताया होगा। इसी तरह अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को अपने कंसर्न बताए होंगे। तो इसलिए तो दोनों ममालिक इस पे राजी हो गए कि इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी जाए ठीक। ताकि वो इस मसले को आपस में देखते जाए और ये दुनिया या प्रेस के सामने गलत तरीके से न फैलाया जाए। हम्म, तो एक तो ये बात थी उनकी अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी एजेंसीज की आपस में, और दूसरा इमरान खान ने जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपने नोट किया होगा कि वो अपने जवाब में अशरफ गनी साहब के बातचीत करने के बाद उन्होंने दो सेंटेंसेस कहे जो मुझे बहुत ही अच्छे भी लगे और बहुत उसकी बहुत पॉजिटिव मैसेज भी अफगानियों को दिया। हम्म, एक उन्होंने कहा कि वी विल डू मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। गुड। वहाँ वायलेंस रिडक्शन के सिलसिले में हम्म, इमरान खान साहब ने जवाबन कहा कि वी विल डू मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, कि अगर हमारा कोई सुनता है मानता है तो हम उसमें करेंगे। दूसरी बात उसने ये कहा कि वी विल डू आवर अटमोस्ट कि वो वायलेंस कम हो जाए। तो ठीक। इससे मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वाकई सिंसियर है, हम्म, वो दिल से चाहता है। और उसकी एक बात मैं इससे भी कहूँगा साबित होती है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं थे, बल्कि अभी शायद पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं थे, पुरानी बात है, जी हाँ। हम टॉक शोज में एक दो मरतबा, इकट्ठे मैं भी बैठे थे साथ आप। था, तो इकट्ठे टॉक शोज भी करते थे। हम्म, तो हम्म, उन दिनों उनका स्टांस बिल्कुल इसी तरह था कि अफगानिस्तान मसले का हल बातचीत के जरिए है, हाँ। लड़ाई के जरिए नहीं है। तो वो बात भी उन्होंने वहां रिपीट कर ली और ये मैसेज भी दे दिया कि पाकिस्तान हतुल मकदूर कोशिश करेगा कि ये जो वायलेंस अब बढ़ रही है कि उसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। तो हम्म, गोया इन ए वे ही सेड के तालिबान अगर हमारी बात मानते हैं, आई मीन अफगानी, वो उसको इस तरह लेंगे हाँ। कि गोया तुम्हारा मकसद है कि तालिबान पे हम प्रेशर डालेंगे, उनसे हम मनवाएंगे, अगर ना माने तो शायद फिर पाकिस्तान उसके खिलाफ एक्शन लेगा कि हम्म, अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस कम कर लो, बातचीत की तरफ जोर दे दो, उन पे हम्म, कोशिश करो। इसी तरह अशरफ गनी साहब से भी अपने वन ऑन वन बातचीत में जी मेरा हाँ। ख्याल है उन्होंने ये ज़रूर कहा होगा कि ठीक है, तालिबान के ऊपर हम कोशिश करेंगे, 100% हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी बात गौर से ज़रूर सुनते हैं। लेकिन साथ साथ आपकी हुकूमत भी थोड़ा इस तरफ तवज्जो दे कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ। सिर्फ ये नहीं है कि आप तालिबान से कुर्बानी की तवक्को करें, अपनी खुद कुर्बानी न दें।
तो कुछ आप कुछ लो कुछ दो, कुछ तालिबान इसी पे अमल करे, कुछ लो कुछ दो, तो तब आपकी एक मुश्तरका हुकूमत बन सकती है। तो बॉडी लैंग्वेज से तो मुझे लगा कि दोनों लीडर आपस में मुलाकात से बहुत खुश है, क्योंकि अशरफ गनी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही, हालांकि लीडर्स उस कॉन्फ्रेंस में इस तरह बात शायद नादिरी करते हैं, जो उन्होंने कहा कि आपकी इनविटेशन मेरे पाकिस्तान आने का मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आऊंगा। तो लगता है कि शायद कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त। लेकिन इसमें एम्बेसडर साहब जो एक इशू है वो स्पॉयलर्स का है। आपको पता है वहां पे स्पॉयलर्स कौन है? वो जो स्पॉयलर्स हैं, देखिए, अगर तो अशरफ गनी साहब की हुकूमत बहुत ही स्ट्रांग हुकूमत हो, जो अपने अपने तौर के ऊपर खुद डिसीजन ले सके, फिर तो हम समझें कि ठीक है, मीनिंगफुल बात हुई है। लेकिन वो तो खुद इतने कमजोर हैं कि उनके तो पांव ही नहीं खड़े होते। तो फिर वो किस तरीके से, जब स्पॉयलर्स भी वहां पे मौजूद हैं, और मैं नाम ले लेता हूँ कि जो हमारा जो हमसाया मुल्क है, वो कभी भी नहीं चाहेगा, बल्कि मुझे तो पता चला है कि उन्होंने ये कंसर्न भी इनको दिया था कि इमरान खान साहब का प्रोटोकॉल इतना ज्यादा ना करें आप, और वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह ना दें। लेकिन उन्होंने दिया है, अच्छी बात है। तो जब स्पॉयलर्स का रोल आएगा तो फिर क्या करेंगे ये? देखिए, स्पॉयलर तो सिर्फ वो मुल्क हो या दूसरे हो, लेकिन सिर्फ वो मुल्क नहीं है, और भी है इंटरनल स्पॉयलर भी है अफगानिस्तान के अंदर, जिनका जी। फायदा ही लड़ाई में है, जिनका ये ओहदा, ये पोजीशन ही लड़ाई की वजह से है। अगर ठीक है। हुकूमत और तालिबान का सुलह हो जाए तो उनकी जगह तो फिर नहीं रहती, वो तो बाहर हो जाते हैं। और इसी तरह मुल्कों के भी वहाँ पे इंटरेस्ट है। हिंदुस्तान तो डायरेक्टली हमारे खिलाफ उनका इंटरेस्ट है। लेकिन एक बात मैं जरूर अर्ज करना चाहता हूँ कि अब दुनिया के हालात बदल गए बड़ी तेजी से, और अफगानिस्तान के ऊपर फोकस दुनिया का, और हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सॉफ्ट प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी दौलत लगाई है, 2 बिलियन से ज्यादा डॉलर लगाए हैं। तो इस हुकूमत के साथ या अफगानियों के अंदर उन्होंने अपने लिए एक बहुत सॉफ्ट कार्नर पैदा कर लिया है। तो अब अगर वो स्पॉइलर के रूप में आते हैं तो उनकी वो इन्वेस्टमेंट तो गई, खराब हो गई, और अफगानियों के अंदर भी जो उनके दिलों में इन्होंने जगह पैदा की है वो भी निकल जाएगी। तो मेरा ख्याल है इसको मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान खुल के तो नहीं कहेगा, बल्कि अगर अमन आ जाए तो मैं समझूंगा वो हिंदुस्तान का भी इतना फायदा में है जितना किसी और के फायदे में है। बल्कि वो कहेंगे कि हमारे तो और भी ज्यादा फायदे में है, क्योंकि हमने ऑलरेडी नियरली $3 बिलियन वहां पे लगाए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो नई हुकूमत के साथ भी हम उसी दोस्ती से आगे बस चलाएंगे, वेरेज दूसरे ममालिक शायद वो नए सिरे से बात शुरू करेंगे। लेकिन अगर स्पॉइलर रोल वो खुल के कहें तो फिर तो वही पुरानी बात हो जाएगी जो नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान की थी। तो अब फिर तालिबान और अफगान हुकूमत की होगी, फिर हिंदुस्तान अफगान हुकूमत के पास रहेगा, और तो कोई बंदा नहीं आएगा दुनिया के, मुझे कोई मुल्क नजर नहीं आता। न ईरान आएगा जैसे पिछले जमाने में था, या ये सेंट्रल एशिया के ममालिक जो उनके साथ मदद करते थे, ताजिकिस्तान से नॉर्दर्न अलायंस हमले करते थे इनके ऊपर, तालिबान के ऊपर, हिंदुस्तान की मदद से। तो इस मर्तबा मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को उस नेगेटिव पोजीशन में ज्यादा ममालिक मिलेंगे। अब यहाँ पे कंपटीशन होगी पॉजिटिव रोल में, कौन ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करता है, ताकि आइंदा हुकूमत की नजरों में वो मुल्क ज्यादा करीब आ जाए। करीब आ तो जाए। पाकिस्तान की भी मजबूरी है कि वो करेगा जिससे अफगानी खुश हो, और हिंदुस्तान की भी मजबूरी है कि वो नेगेटिविटी से कोशिश करे कि जरा हटके रहे, वरना उसकी जो अभी तक 20 साल की इन्वेस्टमेंट है 9/11 के बाद 2020 तक, तो वो इन्वेस्ट करते रहे पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, तो वो सारा वॉश आउट हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो आपने कहा कि नेगेटिविटी जो है उसकी अब गुंजाइश नहीं रह गई, बल्कि पॉजिटिविटी की बात होगी और उसका कंपटीशन होगा। और जहाँ के पॉजिटिविटी की बात आती है तो वहां पे कनेक्टिविटी की भी बात आती है। जी कनेक्टिविटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है जो कि देखा जा रहा है, और इसमें रजाक दाऊद साहब जो हैं वो गए थे, उन्होंने भी बातचीत वहां पे की है। पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर भी बात हुई है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो पीटीए है उसको भी बात की जा रही है कि जनवरी 2021 तक उसको फाइनलाइज किया जाए। इसमें जो मुझे याद है रजाक दाऊद साहब ये कह रहे थे कि बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा जो है वो हम देख रहे हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन में। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है अफगानिस्तान को वो भी बढ़नी चाहिए, और उससे जाहिर है आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक भी जानी चाहिए। कितना बड़ा आप पोटेंशियल देख रहे हैं, चाइना का रोल कितना बड़ा देख रहे हैं, और खासतौर पे सी पैक के हवाले से कि सी पैक को एक्सटेंड होता हुआ आप देख रहे हैं अफगानिस्तान तक। देखिए, अफगानिस्तान पहले तो आप ये देख ले कि जब हालात ज़रा बेहतर थे तो उस वक़्त अफगानिस्तान उन 5 ममालिक में एक था जिनके साथ पाकिस्तान की बहुत बड़ी तिजारत होती थी, जैसे अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ है। अफगानिस्तान भी उस ब्रैकेट में तकरीबन इसलिए आता था कि 2.5 बिलियन तो लीगल ट्रेड था, $2.5 बिलियन, और उतना ही इलीगल ट्रेड था। तो उसको लीगलाइज करने के लिए हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात बदल गए। उसके बाद फिर वो बिलियन तो छोड़ के मिलियन तक आ गया ट्रेड हमारा। अब अगर ये हालात बेहतर हो जाए, अमन आ जाए, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान का रोल पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और सी पैक की वजह से आ, उनका फ़ायदा ये होगा कि गवादर बहुत करीब है क्वेटा के, और फिर क्वेटा से ये वेस्टर्न रूट जो हमारा है, क्वेटा से आप सीधे अगर वजीरिस्तान और इस तरह आगे जाएं पेशावर तक, तो यहाँ पे सबसे पहला जो अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है वो चमन का रोड है क्वेटा से। हम्म, उसके बाद हमारे वजीरिस्तान साउथ में अंगोराडा का रोड है, वो गजनी को कनेक्ट करता है। उसके बाद गुलाम खान की नॉर्थ वजीरिस्तान में हमारा सड़क है, वो खोस्त को कनेक्ट करता है। और हम्म, उसके बाद कुरम एजेंसी में सड़क अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है, इस तरह मोहम्मद एजेंसी में कनेक्ट करता है। तो गोया आपको अफगानिस्तान की तरफ आपके 5-6 रूट्स जाते हैं। तो हम्म, अफगानिस्तान के हर गांव, हर शहर को आप फौरन चीज पहुंचा सकते हैं। तो ठीक। इन अदर वर्ड्स, पहले अगर अफगानिस्तान के मसलन गजनी सूबे को कोई सामान जाता, तो पहले वो पेशावर आता, तुरखम जाता, काबुल जाता, फिर वापस गजनी आता। अब हम्म, वजीरिस्तान के थ्रू डायरेक्टली गजनी पहुंच जाता है, खोस्त पहुंच जाता है। तो उससे फिर आगे सेंट्रल एशिया है, जाहिर बात है आपको वो कुल के मिल जाता है, वहां तिजारत आपकी बढ़ जाती है। लेकिन फिर आपको उस वक्त अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, अमन रिस्टोर हो जाती है, तो फिर हिंदुस्तान के साथ आपको तिजारत मेरा ख्याल है दोबारा से रिकंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमें बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है। हम्म, मैं मानता हूँ हिंदुस्तान से हमें बहुत रिजर्वेशन है, खतरे हैं, लेकिन दूसरे ममालिक भी तो तिजारत करते हैं। चीन के साथ भी तो उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, उनके हाँ ठीक। साथ भी तो वो तिजारत करते हैं। तो हम उनके तिजारती जो चीज़ें हैं उनकी सिक्योरिटी के एंगल से खूब चेकिंग, खूब मद्देनज़र रखें। लेकिन फिर हमें एक्सेस मिल जाएगी नेपाल तक, बांग्लादेश तक, वहाँ तक, अगर हम्म, हम उनको एक्सेस देते हैं हमारे थ्रू सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को, तो फिर ये सारा रीजन कनेक्ट हो जाता है। फिर उधर से चीन माशाल्लाह तैयार बैठा है, हम्म, ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने ठेके लिए हैं मिनरल रिसोर्सेज के। फिर जब अमन आ जाए वो तो बिल्कुल बकौल शख्स ढोल के ताप पे आएगा और हम्म, खूब इन्वेस्ट करेगा। फिर ये सेंट्रल अपना सी पैक का जो आपका कनेक्शन है, हम्म, वो न सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान बल्कि ईरान भी उसमें आ जाएगा। ईरान के साथ भी चीन ने $400 बिलियन का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जी किया हाँ। है, एग्रीमेंट भी हो जाएगा। तो हम्म, गोया फिर पूरा ये रीजन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए तैयार होगा।
اور اس سے بڑے فائدے سب کو ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو ایک بڑی روزی پکچر آپ دے رہے ہیں. میں آپ سے بلکہ یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ریئلسٹک بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ لوکنگ ایٹ دی پریزنٹ سچویشن رائٹ ناؤ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت سارے جو ہمارے فیکٹرز ہیں وہ انوالوڈ ہوں گے جو کہ نہیں کرنا دینے چاہیں گے. اور آپ نے یہ جو کہا کہ پازیٹیوٹی کا مقابلہ ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیگیٹیوٹی کا بھی ایک رول ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جو پاکستان افغانستان کا ایک ایکشن پلان فار پیس اینڈ سولیڈیرٹی بنایا گیا تھا، اس کے تحت ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں اس کو یہ کہا گیا تھا کہ پولیٹیکو ڈپلومیٹک اور ملٹری ٹو ملٹری اور انٹیلیجنس کوآپریشن جو ہے وہ آپس میں بڑھایا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں افغانستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو یہ ارج کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر آئیں، ٹیررزم اور بارڈر مینجمنٹ کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، ٹریڈ اور کامرس کو بڑھانے کی کوشش کریں؟ یہ ول آپ کو نظر آتی ہے افغان گورنمنٹ کے اندر؟ دیکھیے وہ تو ہے. آپ کی جو بات کرتے ہیں جی ہاں. افغانستان پاکستان ایکشن وہ سالیڈیرٹی وغیرہ والی، جی ہاں. تو ان شارٹ ایپس بن جاتا ہے. تو جی اس کی اپیپسی. تو آلریڈی اس کی میٹنگ پاکستان میں ہو چکی تھی. آخری اگر میں غلطی نہ کروں افغانستان میں کچھ مہینے پہلے اس کی میٹنگ ہوئی تھی. اب دوبارہ ادھر آئیں گے تو وہ تو آلریڈی ایک گریڈ فورم ہے، اس کے اوپر تو دونوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی جو وزٹ ہوئی ہے اس کے اندر جو نئی ایک کمیٹی بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ سٹرانگ ہے، اس سے بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا کہ دونوں سیکیورٹی ایجنسیز کا یا دونوں سیکیورٹی کے اینگل سے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی ٹیکل کریں گی. تو اس سلسلے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں حکومتیں تیار ہے، افغانستان بھی تیار ہے، ہم بھی تیار ہے، اور اس پہ کام چل رہا ہے، کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ جو آج کا دورہ تھا، آخر میں صرف مجھے یہ بتائیں اس کو اگر آپ سمرائز کریں تو یہ کتنا بڑا ایک رول پلے کر سکتا ہے ان دا فورسیبل فیوچر فار بوتھ افغانستان اینڈ پاکستان؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ رول پلے کر لے گا اگر عمران خان صاحب کی بات جو میں نے آپ کو عرض کر لی کہ انہوں نے جو باتیں کی کہ ہم کوشش کریں گے، کنٹریبیوٹ کریں گے کہ افغانستان میں وائلنس کم ہو، وی ول ڈو آور اٹموسٹ. تو اس سے افغانیوں کی توقعات بہت بڑھ جائیں گی، وہ بہت ایکسپیکٹ کریں گے، اور ظاہر بات ہے ڈائریکٹ وہ یہی توقع کریں گے کہ آپ طالبان کو منوا لیں گے کہ وہ وائلنس نہ کریں. تو اگر اس مد میں عمران خان صاحب ڈیلیور کر سکے تو پھر تو یہ بالکل گویا پیراڈائم شفٹ ہے، اور افغانی آپ کے غلام بن جائیں گے اس لحاظ سے کہ واقعی جو ہم محبت چاہتے کر لیا. لیکن اس سے پیشتر بھی یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پیشتر بھی ہمارے 3-4 وزیر اعظم جب وہاں گئے تھے انہوں نے بھی اس طرح بڑی بڑی باتیں کی تھی، لیکن اس کو جامع وہ نہ پہنا سکے. تو اب عمران خان صاحب کا بھی یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کروا سکے تو نتھنگ لائک اٹ، اگر نہ کر سکے امپلیمنٹ تو پھر وہی دوریاں ہوں گی، وہی شکوک و شبہات ہوں گے. تو پھر بال از ان عمران خان's court اور اشرف غنی's court؟ I would say more in Imran Khan's court than in Ashraf Ghani's court. ٹھیک. بہت بہت شکریہ یاز وزیر صاحب آپ کا. ایز یوزول آپ کے ساتھ ہمیشہ بات کر کے ہم لرن کرتے ہیں، ایجوکیٹ ہوتے ہیں، اور اپنے ناظرین کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.